Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks decline around 0.5% amid negative global cues. Sensex closes at 52,579. Nifty settles at 15,746. And global stocks fall ahead of the Federal Reserve policy meeting this week. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। प्रमुख सूचकांक 0.5% नीचे आए। सेंसेक्स 52,579 पर बंद हुआ। निफ्टी 15,746 दर्ज हुआ। और अमेरिका में फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में हुई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही। हालांकि यह बिकवाली धीमी थोड़ी सी रही। दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% नीचे आकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.52% घटकर 52,579 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक यानी 0.49% नुकसान के साथ 15,746 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.67% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.11% की कमी आई। The Sensex and Nifty today witnessed modest losses. Both equity indices declined around 0.5% amid negative global cues. BSE Sensex fell 274 points, 0.52% to close at 52,579. The NSE Nifty also lost 78 points, 0.49% to finish at 15,746. In the broader market, the mid-cap index declined 0.67% and the small-cap index slipped 0.11%. In the Sensex pack, shares of 11 companies gained while 19 fell. Tata Steel was the top gainer as it surged 2.5%, followed by Bajaj Financial Services, which gained 2%. SBI climbed 1.5% and Bajaj Finance rose 1.1%. Nestle India added 0.9%. On the other hand, Dr. Reddy's Laboratories tumbled 10.4% and Axis Bank plunged 3.2%. Kotak Mahindra Bank declined 2.4% and Sun Pharma fell 2.2%. HDFC and Mahindra both fell 1.2%. In sectoral indices, 16 sectors fell while 3 fell. Metal sector climbed 1.7% and consumer durables 0.22%. On the other side, healthcare declined 2.9% and power 1.5%. Energy plunged 1% and utilities declined 0.8%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,541 companies gained while 1,733 fell. Shares of 100 companies remained unchanged. 16 sectors fell while 3 gained in the sectoral indices. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 5 पैसे कमजोर हुआ। 74 रुपए 47 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.06% बढ़कर 92.71 पर पहुंच गया। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किन अर्थों में ले रहे हैं आज के कारोबार को? मनोज, जैसे कि आपने खबरों में पढ़ा कि डॉक्टर रेड्डी की जो खबर थी वो सुर्खियों में थी, टॉप हेडलाइंस में थी। तो प्रोमिनेंट फार्मा कंपनी है और वहां पे उसके रिजल्ट्स बाजार को उतने पसंद नहीं आए। और अब जब थोड़ी थोड़ी खबर को हम लोग विश्लेषण कर पा रहे हैं, हमें ये पाया जा रहा है, बाजार ने ये पाया कि
डॉक्टर रेड्डीज इन नॉर्थ अमेरिका, यूएस को जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो बिजनेस है वो उसमें एक उम्मीद से कम ग्रोथ हुई है और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज्यादा पाया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली नॉर्थ अमेरिका को, ये प्रॉफिटेबिलिटी को काफी एनहांस करती है और यही चीज जो है बाकी कुछ फार्मा कंपनी में भी पाया जा रहा है। तो आप पाएंगे कि आज के मार्केट में फार्मा कंपनी के ऊपर एक दबाव सा बना रहा मार्केट में। दूसरा है कि कुछ और जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद के बराबर नहीं आए हैं। बाकी कई जगह में ग्रोथ तो मिल रहा है, पर आप पा रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है सेकेंड वेव की वजह से। कुछ एक जगह में अभी भी उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। तो कुल मिला के ये कुछ सिग्नल प्लस चीन में जो एक क्रैकडाउन सा हुआ है, टाइटनिंग हुआ है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं प्रोडक्शन में, मेटल्स के प्रोडक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, वो नेगेटिव नहीं हुआ, हमारे लिए पॉजिटिव है, जो कि अपने टाटा स्टील के वाले खबर में पड़ा। पर बाकी जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया, जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने क्रैकडाउन किया, दूसरे फिनटेक उसमें उन्होंने क्रैकडाउन किया, टाइटनिंग किया है रेगुलेशन, उसकी वजह से एक नेगेटिव सा सेंटिमेंट या नेगेटिव क्यू मिला है। तो ये कुछ कुल मिला के ये हो रहा है। और इसके अलावा बाकी फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी आज और कल, तो ये 2 दिन की जो मीटिंग होगी, इसके नतीजों के बारे में भी इंतजार किया जा रहा है कि उसकी कमेंट्री क्या होगी, नैरेटिव क्या होगी, उसी को देख के आगे निवेश करेंगे। Udayan, coming back to the pharmaceutical index, which fell by 4.3%, do you think that this particular sector has been overvalued since the onset of the pandemic and the vaccination program announced by the government of India, the Tikakaran policy? Do you think the price to earnings ratio fundamentally has been quite high, which is why we're seeing a correction in the market, notwithstanding the fact that the earnings have not been on the expected lines in the first quarter of this financial year? Arjun, it's not very surprising things like this would happen, because let's remember that, when in a pandemic, when things break out, a crisis breaks out, you try to go for, in the stock market, you try to go for sectors where you can see an earnings visibility. There's a broad stability in earnings and they are visible. Those are the companies that we go for. So these are classic defensive sectors. So FMCG, then your pharma, and then tech. That tech is going to be used. I mean, the kind of consumer tech kind of companies that's basically in the US. So you try to concentrate on that. But as things open up, unlock, then you start seeing other opportunities. So the kind of rotation that you would do, the kind of rotation that you're seeing, you've been seeing for the past couple of months in the US, it's happening here. So something like that, it's a natural process. It's a natural progression, what I mean to say. And that's what is happening. So it's worth pointing out that, vaccinations and other things are not that profitable. It's lifestyle diseases like heart, cancer. Those drugs are places where you make money, and of course exports. Udayan, for Dr. Reddy's Laboratories specifically, and we know that the index actually went down by 4.3%, which includes other pharmaceutical companies. Specific to Dr. Reddy's Laboratories, they received a subpoena from the SEC for production of documents concerning the Commonwealth of Independent States geographies. Does this have anything to do with patent infringement, or is it some other matter which is really brought this particular company in the news in the midst of the first quarter reported earnings? Arjun, I wouldn't know the details, but what happens is Dr. Reddy's does a lot of business with erstwhile Soviet republics and Russia, and as you know, it has a handshake on the Sputnik vaccine. So it could be some sanction or restrictions that have been imposed on these republics by the Congress out there. It could be something else, some disclosure that has to happen. Actually, Arjun, it's worth pointing out that regulatory risks are quite high for pharma companies. So they have to adhere to US FDA regulations. Their inspections happen. These things happen. So when you're investing in pharma companies, you have to keep in mind that regulatory risks and regulatory costs are there, apart from competition is there. So all this litigation costs, all these risks are there. So when you actually invest in pharma, although your earnings is very much more visible than some other cyclical sectors,
But what happens is these risks are there, and this situation is underlining it. उदयन, हम आपका ध्यान मेटल सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे। आज हालांकि 16 सेक्टर हैं वो घाटे के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मेटल सेक्टर में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी, यदि ठीक आंकड़ा हम देखें तो 1.7% की बढ़ोतरी हुई है। कोई खास कारण धातु कंपनियों की मांग बढ़ने के पीछे? मनोज, मुझे लगता है कि चीन में प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शन की अनाउंसमेंट हुई है स्टील और कुछ धातुओं में। तो मुझे लगता है कि उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से वहां पे वो इकोनॉमिक कुछ स्मूदनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेगुलेटरी तो कुछ उन्होंने चेंज करी है, जिसके बारे में जिक्र किया, और ये आज अनाउंसमेंट हुआ है और उसी का रिजल्ट ये निकल रहा है। हमें लगता है कि लोगों को ये लगता है कि ये शायद ये हमारे धातु कंपनी जो मेटल प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मुझे लगता है ये उसी का ही असर है। If you look at the PSU Bank index, that also went up. What's the latest on the PSU banking stocks which are on the block for privatization, disinvestment, and other forms by which private ownership would be extended? What's the latest as far as PSU banks are concerned, and why is there a buying interest today? Well, Arjun, I suspect that this has got to do with the less than satisfactory results for Axis Bank. People were expecting a few things out of Axis Bank, and it has not come up. So maybe, if you're interested in the banking sector, because it's, you've got the whole template worked out. So you feel that if they are not working out, the private guys are not working out, you might as well go and explore it out there. Otherwise, Arjun, right now, the privatization bid that you're talking about, that whole process, it is going to, there's a lot of homework, regulatory, legal homework that the government is doing, trying to figure out how it's going to do it. So there's a lot of procedure that is still awaiting, forming up. So once you have that template, and that template will be followed in the future. So that's why all this homework is being done. So I don't think that could be the reason. I think probably some of the other alternative stocks have not, made people satisfied, so probably they're looking out there. Udayan, the latest on the PSU banks is regarding the appointments, and that's being extended for managing directors and the executive directors. Is this an indication of what the government is doing in terms of their interest in PSU banks itself? What does that mean? Well, I think they'll probably are looking at a holistic kind of a thing. As I was mentioning, they're trying to look at a template where what they will do for the shortlisted sort of banks, the shortlisted candidates, whoever they are going to do one or two initially, they want that to then subsequently guide them in the future. So that's how everywhere, I mean, if you look at liberalization since when it began, that's what the government or the bureaucracy, if you will, they try to do that. They try to first set up a template, they work it out, and then slowly roll it out over a period of time. So that's what, it's the appointments that we're talking about, I suspect that's part of the larger whole set of efforts, they'll also have to get stuff passed in the parliament, and there'll be legal changes they'll have to do, all kinds of stuff. And, that is also the kind of work they'll have to do for LIC, which is the other institution which will undergo some level of change within 1 year. उदयन, यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो खास तौर से छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.11% की हालांकि गिरावट हुई है, लेकिन कई अवसरों पर हमने देखा है कि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन, इनका जो सूचकांक है वह बेहतर रहा है। यह क्या दर्शा रहा? ये तो मनोज कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, जिसको बहुत आसानी के साथ समझाया नहीं जा सकता। कि नॉर्मली अगर आप छोटी कंपनियों में तब आप जाते हैं जब आपको रिस्क ऑन बिहेवियर होता है, तो आप अधिक रिस्क लेना चाहते हैं, और बड़ी कंपनियों में आपको वैल्यू नहीं दिखती। अगर आप छोटी कंपनियों में जा रहे हैं तो ऐसे एक दिन में जहां पे ब्रॉडर मार्केट में उतनी बायंसी नहीं थी, मतलब बाइंग नहीं हुई, सेलिंग ज्यादा हुई होगी या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में हुई है,
तो अब तो सिर्फ एक ही तरीका इसको एक्सप्लेन करने का है कि कुछ इंडिविजुअल केसेस में वहां पे अपॉर्चुनिटीज देखी गई, दूसरी जगह में ये भी पाया गया कि उनमें शायद अपॉर्चुनिटी उनमें करेक्शन हुआ है या उनमें वैल्यू दिखा तो लोग मूवमेंट कर गए। शायद ब्रॉड बेस नहीं होगा पर कईयों में गए होंगे, ऐसी चीजें होने की संभावना जरूर है। Do you expect fundamentally that the prices of commodity, especially the metalliferous minerals, to have gone up, and is that reflecting in their first quarter earnings as well for the optimism and buying interest in the metal index? No, that could well be the case, because if you look at some of the reports that came in today in terms of commodities, I mean, just about everything is going up. That, of course, is also putting pressure on companies, because they need to recover, whether it's auto companies or other companies, they need to recover these costs, input costs that are going up. And maybe they'll try to pass it on a little bit, and maybe they'll try to modify things a little bit. But commodity costs are up across, and it's not just India. It's across. It's impacting US. It's impacting almost every possible country. So this is something that it's a global phenomenon, and which will continue to play out in the months to come. Udayan, the market fell by 274 points today, which is only 0.52%. With the markets closing at 52,579. How do you see the markets playing out tomorrow? Do you see the correction following suit ahead of the F&O expiry on Thursday? Well, there could be an interplay of factors, Arjun. It pretty much depends on how U.S. markets are going to behave. They've behaved pretty well when they closed last night for us. And today, three major companies major tech companies are announcing the giants, which is Alphabet, Microsoft, and Apple. Next 24 hours or so, we'll be getting results from that. The bond yields have come down, so that's a positive for tech, and also all the movement that has been going there. Of course, the Fed meeting is something which is going to be a crucial thing. Whatever indication people get, they will try to get that, and they'll try to sum it up. It will be a interplay of the fact F&O expiry kind of things, and some of the negative cues here, and some of the positives that we might say, because we are expecting more or less dovish sort of accommodative kind of stance from Fed. So it will probably balance out, and we'll probably see a net impact taking the market wherever it takes. उदयन, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे रुपए के प्रदर्शन पर। आज इसमें 5 पैसे की कमजोरी आई है, 74 रुपए 47 पैसे के स्तर पर है डॉलर की तुलना में रुपया। रुपया का यह स्तर हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, खास तौर से जो तेल के दाम हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या दर्शा रहा? देखिए मनोज, ये तो हम सुकून की नींद तो नहीं सो पाएंगे अगर 74-75 पे चला जाता है। और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और हमारे जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं हमारे रुपए की वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है, असर पड़ता है, और हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। तो जैसे खाद्य तेल और दूसरे जो इम्पोर्ट्स हैं एसेंशियल, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाता है, और ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में। तो वो थोड़ी सी सतर्कता और कंसर्न तो रहेगी लोगों में कि कैसे कंट्रोल। और ये जो है ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, एनर्जी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ये एक प्रेशर का स्रोत तो जरूर बना रहेगा। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां प्रमुख स्थानों पर बिकवाली देखने को मिली है। चीन के शेयर बाजार में भारी बिकवाली का असर अन्य स्थानों पर भी पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका में फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले बॉन्ड और मुद्रा बाजार भी प्रभावित हुए हैं। इन सब खबरों के बीच हांगकांग के हेंगसेंग में 4.2% की आज बड़ी गिरावट आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.5% लुढ़क गया।
उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.5% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली का असर दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 0.4% नीचे चल रहे थे। फ्रांस का CAC 40 भी 0.2% नीचे कारोबार कर रहा था। Udayan, do tell us about the sell-off in the Chinese equity market. The Hong Kong benchmark fell by 4.57%. Your Hang Seng Tech Index fell by 8.69%. It's lowest since July 2020. And there are quite a few well-known companies like Alibaba, which lost its valuation in today's trading. What were the reasons behind this sell-off right now? And it's linked to how U.S. investors might also get hurt. They're also linking it to the Federal Reserve policy meeting. But what actually happened with the Chinese equity market? They're calling it a bubble, that their tech internet giants may be overvalued, or their business might be affected in the future. Well, Arjun, one of the things that the Chinese government is trying to do is trying to clean up. Clean up is within quotes. It's stable, it's house. And what they are fearing is that because of the increasing prominence of tech giants, what it is going to do is going to increase inequality out there. Some people are going to get really insanely rich, and they will become too big to fail, put the system at risk. So they want to control that and make sure that things grow in a controlled manner. That's why they have been clamping down on tech. They're trying to control the power of these tech guys, whether it's IPO listing, raising money, whoever is heading. Now, as you very rightly mentioned, Alibaba and Meituan, the pressure on them has resulted in the pressure on their stock. That is actually reflecting on the kind of hammering their stocks. But over the weekend, also what happened was the online education sector got hit badly by the regulation. So there, from being a for-profit enterprise sector, it has now it's been mandated that it's going to be non-profit. So imagine you're running a organization for profit, and suddenly you're being told that it's a non-profit. So that is a kind of huge investment dilemma for the investor it has put forward. And you're right, that a lot of US money and international money has gone in. And what they are fearing is, the international investors are fearing that right now it's education and maybe tech, which is the sector which is next. And how do you get this money back? Because there has been, the sell-off has been a result of a lot of leading fund managers and institutional investors selling off. Well, let's have a look at the U.S. market now. The three major U.S. equity indices hovered near record highs yesterday. Wall Street stocks appreciated marginally as investors showed a cautious approach ahead of heavyweight company results this week. Investors stayed away from big bets in the run-up to a policy meeting by the U.S. Fed Reserve. Investors are waiting for the second quarter earnings results of further cues amid the concerns over the spread of Delta variant of COVID-19. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both gained 0.2%, while the Nasdaq Composite Index added a few points but ended almost flat. Coming back to the theme of tech giants, you had mentioned on Money Matters at 3 o'clock in the afternoon as well about the Google, Apple, Microsoft about to declare their second quarter results. So what does it mean for the U.S. economy and for the Chinese economy as well? Well, in terms of the U.S. economy, what it is going to show, because it's probably going to show that what we are expecting, of course, is that it's expected very good results will come out, and it will perpetuate the charge of the tech. The tech has been leading, spearheading, taking the whole market forward. And you would have seen that yesterday Tesla also came up with some great numbers. So the favorite, the stock which is the favorite in the past couple of months or quite a few months,
are expected to continue their charge. So that's something. It's going to be more of the same that we are expecting. And from the Federal Reserve, if it's an accommodative stance, which people like me are expecting, so then that fuel that was carrying the markets forward, that fuel is going to be, that supply is going to be there. So that's something that we are seeing. For China, the dynamic is different. They're trying to correct things. They're trying to make sure things don't get messed up. And they have, they didn't suffer the kind of dislocations that many other countries did. So they can afford to do that. They can tighten things up a little bit, whether it's on the monetary side, whether it's on the regulation side. And they're trying to do that and make sure that, they don't have a very kinked up, kinky kind of a growth that happens, and it's smooth and kind of an equal kind of a growth that happened in the post-COVID scene. Very briefly, what's to expect from the Federal Reserve meeting? Very, very briefly. Arjun, I will expect accommodative sort of a stance. The only thing is, if they're going to indicate that whether they're going to forward things a little bit or in terms of turning their position whenever they were thinking of increasing their rate hike. But I don't think you're going to hear anything extraordinary coming out of that meeting. Let's have a look at the oil market now. Oil prices today inched up marginally. The crude prices rose as investors expected that tight supply and rising vaccination rates would help offset any impact on demand due to surging COVID-19 cases worldwide. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $74.80 per barrel. WTI crude prices were trading around $72.10 per barrel. तेल क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और खबर। सरकार ने कहा है कि जीएसटी परिषद में पेट्रोल और डीजल पर वस्तु और सेवा कर लगाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी एक्ट के अनुसार इन वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के लिए परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में अभी तक इन वस्तुओं पर कर लगाने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं आया है। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद के सदस्यों में केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हैं। उस दिन हम एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेल की कीमतें चल रही हैं वहां पर भी आपकी टिप्पणी समझना चाहेंगे, लेना चाहेंगे कि बाजार में तेल के दाम किस दिशा में जाते दिख रहे हैं। और दूसरा, अपने यहाँ विभिन्न अवसरों पर चर्चा होती है कि पेट्रोल और डीजल पर को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। इन दोनों पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे कि कैसा यह प्रस्ताव रहेगा, यदि आता है तो। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मनोज, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ये मुझे नहीं लगता ये प्रस्ताव आने भी वाला है बहुत जल्दी। और उसका सीधा कारण ये है कि सरकार को राजस्व चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, और जब तक आपकी इकोनॉमी फुल स्ट्रेंथ में मूव नहीं करती है तो ये डीजल पे जो आपके टैक्सेस लगा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही एक स्रोत रहता है। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल जो बात है वहां पे तेल की सप्लाई सिचुएशन है। अगर ओपेक ज्यादा तेल सप्लाई छोड़ती नहीं है, वो ये कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं कि मांग पक्की है कि नहीं, और कब तक देखेंगे? 2 महीने तो हो गए, ये सेक्युलर ग्रोथ चल रहा है, तो वो जब तक सप्लाई नहीं छोड़ेगी ये दबाव बना रहेगा। क्योंकि शेल का जो सप्लाई है जो पीछे कुछ सालों पहले आ रहा था, वो अब एक्स्ट्रा सप्लाई आ नहीं रहा है क्योंकि वो उनके प्रोड्यूसर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। हाँ, ये चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की चमक आज तेज रही, लेकिन चांदी फीकी पड़ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 30 रुपए बढ़कर 47,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, अब पहुंच गया। वहीं सितंबर में आपूर्ति होने वाली चांदी 170 रुपए घटी 66,950 रुपए प्रति किलो रह गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined around 0.5% amid negative global cues. Sensex closes at 52,579. Nifty settled at 15,746. And global stocks fall ahead of the Federal Reserve policy meeting this week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.